नमस्कार साथियों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ उन प्रश्नों पर जो हम केवल अपने विवेक के आधार पर, यानी अगर हमने वो क्वेश्चन पढ़ा नहीं है फिर भी हम किस प्रकार उसे सही कर सकते हैं उस पर ही बात करेंगे। और ये सीखना बेहद जरूरी है। और उन क्वेश्चंस को करेंगे जिन्हें आप अमूमन कठिन की श्रेणी में शामिल करें। और वही क्वेश्चन लॉजिक के आधार पर सही होते हैं जो एक्चुअल फैक्ट बेस्ड नहीं है, मतलब जो थोड़ा सोचने समझने की हमें छूट देते हैं। उन प्रश्नों पर तो हमें सोचने की आदत डालनी ही चाहिए, फिर उससे आंसर जल्दी निकलता है, क्योंकि उसका एक निश्चित आंसर, मतलब ऐसा फैक्ट, प्योर फैक्ट टाइप का नहीं होता है। हम अपनी समझ के आधार पर उसके आंसर तक पहुंच सकते हैं। और ये गुर सीखना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जिन प्रश्नों को आप गलत हैं करके, मतलब सॉरी, कठिन है समझ कर छोड़ के आते हैं, अगर आप उन्हें अपने लॉजिक के आधार पर सही करेंगे तो आप अवश्य कठिन प्रश्नों को सही कर रहे हैं, मतलब और उसे आगे बढ़ेंगे। यही सीखना है हमें उस मतलब जैसे हमें अपने नंबरों को बढ़ाने के लिए आप जिस नंबर पर स्थिर हैं उससे आगे बढ़ना है, तो आपको यह सीखना होगा। और हर एग्जाम में, मतलब हर प्रश्न पत्र में तकरीबन 5 से 6 प्रश्न ऐसे होते हैं जो आप अपने शुद्ध, मतलब शुद्धतम लॉजिक के आधार पर सही करें। आपने नहीं पढ़ा है कोई बात, लेकिन थोड़ा अगर आप सोचते हैं तो हो जाएगा। बेहद सतही स्तर का नहीं सोचना है, थोड़ा एक एडवांस स्तर का सोचना है। कैसे सोचना है वो अचानक आप पर डेवलप नहीं होगा। जब आप अपने आसपास की चीज़ों को, इन्वायरमेंट को, अपने जो चीज़ें आप सुनते हैं कहीं से भी, उसको जब आप अपने पढ़ाई के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो ये चीज़ें स्वतः ही विकसित हो जाती हैं और हम उन प्रश्न को सही करने लग जाते हैं। आज मैंने कुछ 4-5 प्रश्न ही ऐसे उठाए हैं पुराने प्रश्न पत्रों से ही, जो अब आपने किए तो ठीक है, अगर नहीं किए तो कैसे कर सकते थे। अगर आपने नहीं भी पढ़ा होता मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है। देखिए, मैं आपके सामने एक प्रश्न पढ़ता हूँ, ठीक है। इसमें ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ऑप्शंस को पहले तो आप आंसर करने की कोशिश कीजिए, अगर आता है तो। नहीं आता है तो मैं बताऊंगा कैसे करेंगे आप बिना, और कुछ ऐसी टर्म भी बताऊंगा कि अगर प्रश्न में वो हो तो कई बार ऐसी संभावना बन जाती है कि वो तो गलत ही होगा। जैसे केवल वाले प्रश्न आएंगे जो जहां पर, या फिर कोई नहीं टाइप के आएंगे। मतलब ये कुछ ऐसे टर्म होते हैं जिनसे हम पता कर सकते हैं कि नहीं, ऐसा तो नहीं है, मतलब कुछ भी हो जाए ये तो नहीं होगा, हम पहले ही पता कर लेते हैं। तो आइए मैं सबसे पहले एक प्रश्न पढ़ता हूँ। ये प्रश्न कहता है, जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं उनके निर्वाचन हेतु जो निर्वाचक मंडल बनाया जाता है ना, उसमें कौन कौन से सदस्य शामिल होते हैं। ये प्रश्न पूछ, यानी उपराष्ट्रपति का जब निर्वाचन होगा तो उसके निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होंगे। अब ऑप्शन सुनिए। केवल लोकसभा के सदस्य, केवल राज्यसभा के सदस्य, संसद के दोनों सदस्य, और इनमें से कोई नहीं। अब आपने ये नहीं पढ़ा है, अब छोड़ के जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। सोचोगे, बशर्ते कट गलत हो जाए, लेकिन अगर आपने सोचा वो बड़ी बात है ना। सोचेंगे तो एक स्थिति ऐसी आएगी ही कि आप हमेशा सही करेंगे ऐसे प्रश्न को। अब देखिए, उपराष्ट्रपति कह रहा है यहाँ राज्यसभा का पदेन सभापति की बात नहीं हो। अगर राज्यसभा के पदेन सभापति की बात होती तो शायद हम सोच सकते थे कि केवल राज्यसभा का रोल होगा, लेकिन यह उपराष्ट्रपति तो पूरे भारत का होता है ना। तो अब देखिए, ये कह रहा है केवल लोकसभा, तो राज्यसभा का प्रतिनिधित्व कहाँ जाएगा। और कह रहा है केवल राज्यसभा, तो लोकसभा का प्रतिनिधित्व कहाँ जाएगा। केवल वाला तो आपको यहाँ पर हटाना ही है। केवल, अगर केवल राज्यसभा को भी हटाइए, केवल लोकसभा वाला, ऐसा तो हो नहीं सकता क्योंकि पूरे भारत को शामिल करेंगे उपराष्ट्रपति के तौर पर हम। तो 2 प्रश्न हट गए। अब 2 प्रश्न बचे। एक तो है संसद के दोनों सदनों के सदस्य, और एक है इनमें से कोई नहीं। अब आप बताइए, आप इनमें से कोई नहीं के साथ जाएंगे, क्यों जाएंगे इसके साथ। अगर संसद के दोनों सदनों को शामिल किया जा रहा है तो आप इनमें से कोई नहीं के साथ क्यों जाएंगे। संसद के दोनों सदनों, उसमें हम सोचेंगे भी कि दोनों लोग उसमें शामिल हो पा रहे हैं, तो इसलिए हम इसमें संसद के दोनों सदनों वाला जो ऑप्शन था हमारा वो सही करते, और वो सही करते तो हमारा ये प्रश्न भी सही हो जाता। अब आपको ये समझ आ रहा है या नहीं, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप जरूर से इसके फायदेमंद रहेंगे, जरूर से इसका फायदा आपको मिलेगा ही। अब मैं आपको कुछ एक दो प्रश्न और बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे देखिए, एक प्रश्न है कि जो भारत की राज्यों की सीमाएं हैं उनमें परिवर्तन के लिए कौन सा कथन सही है। जो हम पढ़ते हैं ना अनुच्छेद 2 और 3 के तहत, 2 से तो नए राज्य प्रवेश होते हैं, 3 से जो सीमाएं परिवर्तन वाला, आप सीखिए कि कैसे मैं अब इतना कठिन प्रश्न लग रहा है ये देखने में, लेकिन बेहद सरल है, आंसर तक मैं पहुंच जाऊंगा इसके। ये कह रहा है कि मतलब जो सीमाएं परिवर्तित की जाती हैं उसमें से इनमें से कौन सा कथन सही नहीं। एक तो कह रहा है संसद द्वारा 2, मतलब ये जो प्रक्रिया होती है सीमाएं परिवर्तित करने की, उसमें कैसी विधायी प्रक्रिया होती है ये पूछा। तो देखिए, संसद द्वारा 2/3 बहुमत की विधायी प्रक्रिया द्वारा होता है। और दूसरा बल, संसद और संबंधित राज्यों के साधारण बहुमत की विधायी प्रक्रिया द्वारा। तीसरा बल, संसद के केवल साधारण बहुमत की, मतलब केवल संसद के साधारण बहुमत की प्रक्रिया द्वारा। और कह रहा है केवल लोकसभा के साधारण बहुमत द्वारा विधायी। अब देखिए, राज्य की सीमा परिवर्तित हो रही है, ठीक है, मतलब मान उत्तराखंड है, उत्तराखंड की सीमा परिवर्तित हो रही है और करेगी मान लिया जाए केंद्र सरकार, तो उसमें उत्तराखंड का कोई रोल नहीं होगा क्या। अगर हमारी सीमा परिवर्तित हो रही है तो राज्य का कुछ तो रोल होगा उसमें, होगा या नहीं होगा।
आपके हिसाब से। अब देखिए राज्य का कितना महत्व है उस हिसाब से अगर समझेंगे, यहाँ पे केवल लोकसभा के साधारण बहुमत वाला तो हट जाएगा और केवल संसद के साधारण बहुमत वाला वो भी हट जाएगा, यानी दो ऑप्शन तो आप एलिमिनेट कर ही पाएंगे। केवल के आधार पर केवल वाले अमूमन गलत होते हैं, कहीं पे सही भी होते हैं, मैं एग्जैक्ट नहीं कह रहा कि सही गलत ही होंगे, लेकिन अमूमन अगर जहाँ पर केवल लिखा है तो आप उसे सोचिए कि क्या पता ये गलत तो नहीं है, इस आधार पर तो दो हट गए। अब मान लिया जाए आप पहले और दूसरे ऑप्शन में से आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो तुक्का लगा दीजिए। इसमें 50% चांस है कि आप सही होंगे। मैं कहता हूँ हमेशा अगर आप 50-50 तक पहुँचे हैं तो तुक्का लगाने में कोई हर्ज नहीं, मतलब उस पर इतना हो सकता है गलत हो, लेकिन हो सकता है आधा चांस है कि सही हो। अब जब आप चारों ऑप्शन ना आने पर तुक्का लगाते हैं तो 1/4 चांस है कि आपका सही हो, तो उस पे से और 50-50 में तो बहुत ही अंतर हो गया ना। देखिए मैंने 2 प्रश्न आपको बताए ऐसे, और भी मैंने कई सारे प्रश्न, और एक प्रश्न और देखिए, देखिए अब देखिए एक प्रश्न ये है कि जो ध्यान से सुनिए, इसके तीनों ऑप्शनों को अगर आप थोड़ा भी समझेंगे तो तीनों अपने आप एलिमिनेट हो जाने वाले। देखिए ये कह रहा है भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 19(2) है, 19(2) कौन सा वाला है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वाला। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वाला जो है उस पर प्रतिबंध अगर उस पर प्रतिबंध लगाने हैं तो इनमें से कौन सा आधार नहीं होगा, यानी हम वाक एवं अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध लगा रहे हैं उसकी स्वतंत्रता पर, तो कौन सा आधार नहीं हो सकता वो प्रतिबंध लगाने। अब देखिए मैं इसके चारों ऑप्शन पढ़ूंगा, आंसर मतलब अगर आपने पढ़ा भी होता तो मतलब मैं कहता हूँ निकल जाता है इसका आंसर। ये कह रहे हैं पहला ऑप्शन है शिष्टाचार, दूसरा ऑप्शन है सदाचार, तीसरा ऑप्शन है लोक व्यवस्था और चौथा ऑप्शन है सामाजिक आर्थिक तथा राजनीतिक सुधार। अभी कोई फैक्ट नहीं था, प्योरली आपको समझ के। अब देखिए एक है ऑप्शन है शिष्टाचार, एक ऑप्शन है सदाचार। शिष्टाचार और सदाचार में अंतर क्या है मुझे बता पाएंगे आप? बता पाएंगे शिष्टाचार और सदाचार में क्या अंतर है? होता है कोई अंतर? तकरीबन दोनों चीज़ें समान हो सकती हैं, दोनों चीज़ें समान ही होंगी। शिष्टाचार को ही हम सदाचार यानी अच्छे से बिहेव करना ही हो। तो दो ऑप्शन ये तो आप खुद ही हटा नहीं दोगे इन दो ऑप्शन को, क्योंकि दो ऑप्शन एक ही जैसे कैसे डाल दिए इसने? नहीं समझे आप मैं क्या कह रहा हूँ? ये दोनों ऑप्शन हट जाएंगे आप अगर समझ पा रहे हैं मुझे। शिष्टाचार और सदाचार ये दोनों एक ही जैसे हैं, तो एक ही जैसे दो ऑप्शन कैसे दे सकता है वो? ये तो पहले सीधे ही हटा दो। तीसरा कह रहा है सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सुधार और चौथा कह रहा है लोक व्यवस्था। अब आपको करना क्या है, इनमें से चारों में से एक अलग जैसा छांटना है ना, यानी अब आप आर्थिक राजनीतिक इन सुधारों को जो शिष्टाचार के साथ कनेक्ट कर पाएंगे या लोक व्यवस्था को शिष्टाचार के साथ कनेक्ट करेंगे। लोक व्यवस्था ज़्यादा नज़दीक, यानी लोक व्यवस्था यानी सब अच्छे से मेंटेन हो, अच्छी व्यवस्था हो, अच्छा व्यवहार हो, यानी ये भी शिष्टाचार का ही जैसा लग रहा है लोक व्यवस्था वाला का। तो ये तीन तो एक जैसे हो गए, अब तीन तो आंसर हो नहीं सकता। जो चौथा बचा हमारा सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सुधार, वो हमारा इसका आंसर था। पढ़ने में कठिन लग रहा है, ऑप्शन भी इससे थोड़े लंबे लंबे, मतलब वो थोड़ा कन्फ्यूजन के लिए दे रहे, लेकिन जब आप इनको तोड़ेंगे, थोड़ा समझेंगे चीज़ों को, तो आंसर आप बेहद आसानी से निकालेंगे। इसका आंसर भी मतलब जिसने प्योरली अब अच्छे से पढ़ाई की है वो तो उससे तो पढ़ाई हो गया है कहीं ना कहीं, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं कह रहा हूँ अगर आप सोच भी सकते हैं तो कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं हर एग्जाम में, 4 से 5 या फिर 5 से 6 भी क्वेश्चन होते हैं। मैंने आर के पेपर में भी दिखाए थे कि कितने सारे क्वेश्चन आए थे जो हम केवल अपने ज्ञान के मतलब जो प्योरली फैक्ट नहीं है, जो अगर हमने नहीं पढ़ा है फिर भी हम सही करेंगे। इसलिए आपसे अनुरोध यही रहेगा कि क्वेश्चन को पढ़ने की आदत डालें। अगर लंबा है, जितना ज़्यादा लंबा स्टेटमेंट आएंगे ना उतना आपके लिए मतलब उसका आंसर ढूंढना सरल हो जाएगा। और मैंने 1-2 क्वेश्चन और ढूंढे, अब थोड़ा सा मुझे समय दीजिए कि मैं यहाँ पर कोशिश करता हूँ कि जल्दी से उन्हें आइडेंटिफाई करूँ, ठीक है। एक प्रश्न है फिर, अब देखिए एक प्रश्न और मिल गया मुझे, ध्यान से देखिए यहाँ। एक प्रश्न और ढूंढा था मैंने, अभी मैं उसे ढूंढ नहीं पा रहा हूँ, मतलब लेकिन कहीं तो था। एक मिनट, थोड़ा सा समय दीजिए मुझे। और इनको केवल सुन के निकालना नहीं है, इसे कुछ सीखना है, मतलब मैं आप खुद भी अप्लाई करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो भी मैंने अभी तक जीएस के पेपर बनाए हैं, कल जो इकोनॉमी का पेपर दिया वो बेहद कंसेप्चुअल बनाए। अगर आप उन्हें केवल कठिन करके छोड़ रहे हैं तो फिर तो काम बनेगा नहीं, उसमें आप 60 भी स्कोर नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप सोचेंगे, और आपने आजकल का पैटर्न देखा ही होगा, सब एक क्वेश्चन में 4-4 स्टेटमेंट आ रहे हैं, लंबे लंबे हो गए। लेकिन अगर आप पढ़ने की आदत की नहीं है तो आप इतना तो मानना ही पड़ेगा कि एग्जाम नहीं निकलेगा, ये सत्य बात है। अगर एग्जाम निकालना है तो जैसा पेपर आ रहा है उस अनुरूप ढलना पड़ेगा। आप केवल वन लाइनर लगा रहे हो, मतलब ये बैंक की स्थिति स्थापित हुआ, वो स्थिति स्थापित हुआ, तो ये तो अब पूछा ही जा रहा है, आप कितना ही पढ़ लो एग्जाम में ये नहीं आने वाला है। जो आएगा, लेकिन इसकी भी एक लिमिट है। इन कंसेप्चुअल वाली चीज़ें बढ़ गई हैं तो आपको उसी अनुरूप ढलना ही पड़ेगा। इसलिए आप अगर इन प्रश्नों को मतलब इस प्रश्नों पर अपनी पकड़ बनाना ठीक होगा आपके लिए, ठीक है। अब देखिए
और हाँ, तो एक और प्रश्न मैं आपको बताता हूँ। मैं भूल गया मुझे, ये देखिए एक प्रश्न कह रहा है कि जो अनुच्छेद 21 अ है, उसके तहत कह रहा है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो फिर बात, उस पर जो मुफ्त शिक्षा दी जाती है किन बच्चों को दी जाती है, उसका ऑप्शन दिया है। मान लिया जाए किसी ने हो सकता है बिल्कुल ना पढ़ा हो। एक ऑप्शन है 3 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को, 4 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों को, एक है 5 वर्ष से 15 वर्ष के बच्चों को, और एक है 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को। अब देखिए, एक कह रहा है 3 वर्ष से। 3 वर्ष में कौन लगाता है अपने बच्चों को स्कूल? 3 वर्ष में तो नहीं लगाते हैं ना, तकरीबन 5 वर्ष तक तो लगाते हैं। एक मतलब व्यवहारिकता के आधार पर जो आप अपने सामान्य चीज़ों को देख के, मैं कह रहा हूँ जब आपको नहीं आए तब, वरना 6 से 14 तो सबको याद होगा ही होगा। अगर नहीं है तो छोड़ना नहीं है, कह रहा हूँ ना, थोड़ा 50-50 तक पहुँचने की कोशिश करनी है। और हर प्रश्न पर नहीं होती, जो प्योर फैक्ट है उस पर नहीं पहुँच सकते, लेकिन जो जिस हमें छूट देता है कि पहुँचो, मैं बता रहा हूँ आप आ सकते हो 50-50 तक, तो उस पर अब एक कह रहा है 3 वर्ष से तो कौन लगाएगा स्कूल में। 4 से 16 कह रहा है, 4 से भी नहीं। हम क्या सोच सकते हैं कि 5 वर्ष से आगे का हो सकता है, तो 2 ऑप्शन बचे 5 वाले। 3 और 4 वाले तो हटा ही देंगे हम। एक बचा 5 से 15, एक बचा 6 से 14। अब हो सकता है किसी ने 6 से 14 ना पढ़ा हो, तो इन दोनों में तो पहुंच गया। अब इसमें तुक्का लगा दो, या तो ये या तो ये। 50-50 चांसेस में हमेशा तुक्का लगाना ही है जब आप 2 ऑप्शन तक पहुँच जाओ, ठीक है। तो आप कुछ सीख रहे हैं तो अच्छी बात है, मैं कोशिश तो यही करूँगा कि, और देखिए ऐसा ही होता है, मैंने भी इतने सारे एग्जाम देता हूँ, हर एक में मतलब तकरीबन 70-75 उससे ऊपर मैं चले ही जाता हूँ। उतनी पढ़ाई नहीं होती फिर, क्योंकि मेरा ये कॉमन सेंस डेवलप हो चुका है। अब मैं नहीं भी पढ़ता हूँ तो फिर भी मतलब एक एवरेज स्कोर में लेकर आ जाता हूँ। ये क्यों होता है? क्योंकि मैं उस अनुरूप ढल चुका हूँ, उन प्रश्नों की मुझे आदत हो गई। जब परसों इकोनॉमी के लंबे लंबे प्रश्न आए, मेरे लिए वो हैबिचुअल थे। मतलब मैंने, क्योंकि इतने सरल प्रश्न थे वो, मेरे पास पेपर ही नहीं है मतलब, नहीं तो मैं अभी उनको भी आपको आगे से ज़रूर मैं आपको सारे पेपर सॉल्व करने की भी तरीके बताऊंगा। आप जब इन्हीं को सीखेंगे तभी आप बेहतर एग्जाम में परफॉर्म कर पाएंगे, और आपको ये सीखना ही पड़ेगा। मतलब आप अगर नहीं सीखने की कोशिश करेंगे, मतलब ये क्या ही बता रहा है, ये सोच के चलेंगे, तो फिर तो कोई मतलब अपनी अपनी समझ है वो। आप भी अगर पेपर को एनालाइज करते हैं तो ज़रूर से ये आपने भी अनुभव किया होगा कि अगर एग्ज़ाम में केवल ज्ञान के आधार पर तो पेपर निकलना मतलब निकल सकता है, ठीक है, लेकिन अनसिक्योरिटी हमेशा रहेगी। आप उसी लाइन पर बने रहेंगे 65 से 70 के बीच। उससे आगे जाना है तो उन प्रश्नों को सही करना पड़ेगा जो लॉजिक के आधार पर सही हो। और लॉजिक कैसे डेवलप होगी? आप ही के ज्ञान के आधार पर होगी। और ये ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में आ जाएगी। जब आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे और उस अनुरूप के प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जो पेपर में पूछे जा रहे हैं, तभी सही होगा। केवल उन प्रश्नों को करेंगे जो एग्जाम में आ नहीं रहे हैं और केवल उन्हीं को आप सॉल्व करें, तो फिर तो कुछ हो नहीं सकता, ठीक है। और एक और प्रश्न मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करता हूँ। एक प्रश्न इन्होंने दिया था, जो पर्वतीय कस्तूरी मृग है उसके संदर्भ में कुछ ऑप्शन दिए। अब देखिए, इसने 3 ऑप्शन दिए हैं। इसमें मैं 3 ऑप्शन में ही समझ गया था कि अब ये तो मेरा सही ही होने वाला है, कि जिसमें 3 लंबे लंबे ऑप्शन देता है ना, मैं उसको हटा ही लेता हूँ, मतलब कि अच्छा ये तो गलत ही होगा। तो इससे कह रहा है एकांकी प्राणी बंधनावस्था में दिखना मुश्किल है। अब क्या है पता नहीं, ये कह रहा है एकांती प्राणी मतलब अकेला प्राणी है, बोलिए। बंधनावस्था मतलब ग्रुप में टाइप में कम दिखता है, मतलब अकेले अकेले रहता है। चलो ठीक है, अभी सोचेंगे इसके बाद। और कहा है यह IUCN की रेड डाटा लिस्ट में खतरे में नहीं है। यह IUCN की रेड डाटा लिस्ट में खतरे में नहीं है, ठीक हो गया चलो। और यह उत्तराखंड में यह प्रजाति अवैध शिकार के कारण खतरे में है। अब देखिए, दूसरा और तीसरा देखिए कैसे एक दूसरे को कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा कह रहा है तो तीसरा कह रहा है कि अवैध शिकार के कारण खतरे में है, और दूसरा कह रहा है कि IUCN की डाटा सूची में खतरे में नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? उत्तराखंड में यह प्राणी अगर खतरे में है तो IUCN की रेड डाटा लिस्ट में खतरे में कैसे नहीं हो सकता? दोनों कन्फ्लिक्ट करके, इसलिए मैं दूसरे को तो अब मान ही लिया। अगर ठीक है, मैं कस्तूरी मृग को बहुत ज़्यादा तो दिखते नहीं है हमारे पास, खतरे में है मैं मानूंगा, तो तीसरा मैं सही करूंगा। और IUCN में खतरे में नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? वहाँ भी खतरे में होगा, इसलिए मैं दूसरे को हटा दूंगा। दूसरा हटाया तो सारे निकल गए, क्योंकि 3 ऑप्शन में दो को शामिल किया गया, तो मैंने 2 को हटा दिया, तो मेरा आंसर सीधे निकल गया। ऐसे होते हैं कन्फ्लिक्ट करने वाले। एक में कह रहा है खतरे में नहीं है, एक में कह रहा है खतरे में है, तो आपको एक तो पक्का गलत है, ये तो यहीं पर पता चल गया ना। तो इसे ही कहते हैं, जब आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 50-50 तक तो फिर भी पहुंचेंगे, और 50-50 पहुंच गए मतलब आप उसको अटेम्प्ट करने वाले हैं, इतना आपको समझना चाहिए। और आज मैंने इतनी सारी चीज़ें ही बताई। फिर और अगर आप ऐसे ही और चाहते हैं कि मैं पेपर को सॉल्व करके आपको उन तरीकों को सीखने पर मजबूर करूं ताकि आप बेहतर स्कोर कर पाएँ, तो ज़रूर से मुझे कमेंट में बताइए आपको कैसे ये रणनीति वाली वीडियोज़ आपके लिए फ़ायदेमंद हैं या नहीं है। और बाकी मैं जो भी आगे को क्लासेस आएंगी वो तो दूंगा ही। और आपको अगर क्लासेस बेहतर लगती हैं तो मुझे भी जरूर फीडबैक प्रदान करने का प्रयास करें, और बेहतर फीडबैक थोड़ा सोच समझ के दें, तुरंत एक्टिव ना हो जाए अपने दिमाग को। क्योंकि कई चीज़ें मेहनत के साथ ही मैं भी कोशिश करता हूँ कि मतलब बहुत मेहनत लगती है टोटली इन सब कामों को करने में, जो भी मैं पढ़ाता हूँ लिखाता हूँ, क्योंकि खुद हाथ से करके सभी चीज़ें करता हूँ, तो अपने साथ सारी चीज़ें मैनेज करती होती है। आप सभी को समझें और व्यावहारिकता के अनुरूप जाएँ, और बाकी आगे से हम जुड़ेंगे ही। अपना लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।